अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नदीम नज़र और आप देख रहे हैं BNN एंटरटेनमेंट। मैं आज इस वक्त मौजूद हूं साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब इब्न नवाब गौस बख्श बारूज़ई साहब के साथ। उनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिया। मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान की महरूमियों के हवाले से, CPAC पर, और बहुत सारे मज़ीद सवालात भी करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपकी पहले बताया कि सेहत कैसी है? आप? शुक्र अल्लाह का फजल, आप ठीक हो? बेहतर। अच्छा सर, हम जानना चाहते हैं आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं कि आप कहाँ पे पैदा हुए और कहाँ से तालीम हासिल की? मैं सिबी के गांव में कुड़क कहते हैं उसको जी, वहाँ पैदा हुआ। हमारा अभी आवाई गांव है, बहुत 600 साल से 700 साल से वहाँ पे एजुकेशन शुरू की वहीं पे, फिर कोयटा फिर कराची, कुछ बस इस तरह से जो है ना एजुकेशन कर ली। मैंने मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। तो मैंने फिर मेडिकल ग्रेजुएशन यहाँ से डॉ से की। नहीं तो आप उसमें मेडिकल फील्ड में नहीं आए, डॉक्टर नहीं बने? डॉक्टर तो बना। अच्छा, डॉक्टर भी हैं आप? माशाल्लाह। वालिद की ख्वाहिश थी, मैंने खिदमत करनी थी, खिदमत करके दिखा दी। प्रोफेशन नहीं बना सका अपना। बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी है, बाबा क्योंकि पीपल्स पार्टी में थे, साबिक़ वज़ीर आला थे, और उनके ख़िलाफ़ थी मार्शल गवर्नमेंट जो थी, और मार्शल का दौर था। तो मुझे उन्होंने हमेशा पीछे ही रखा, आगे आने नहीं दिया। हालांकि मैंने एक वर्कशॉप में चारों सूबों में टॉप किया। इसके बावजूद उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया कि बारूज़ी का बेटा है इसको, वरना आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज़ इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो बहरहाल ये है कि एक बहुत लंबा गम है। हमने इस मुल्क को, इस सूबे को खिदमत करने के लिए चुना हुआ था, और हमने खिदमत की हर तरह से। नहीं सर, पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आए? मेरा ख़ानदान सियासी ख़ानदान वो तो सर खानदान सियासी खानदान है, लेकिन आपकी फील्ड चूँकि मेडिकल थी, तो आपको उन्होंने कोई फोर्स किया या आप खुद ही, आपके अंदर जेम्स तो मौजूद होते हैं? जैसे मैं जर्नलिस्ट का बेटा हूँ, तो आप भी एक पॉलिटिशियन के बेटे। ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं खिदमत करूँ जी, लोग देखें कि बारूज़ी का बेटा खिदमत कर रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे चॉइस किया कि मेरे फौत होने के बाद नवाब ये बनेगा। मैं दूसरा बेटा था उनका, असुदन बड़ा बेटा सरदार बनता है जी। जी जी। तो उन्होंने चॉइस किया मैंने नवाबी के लिए भी। तो उनकी आँख थी, उन्होंने देखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नाम उन्होंने पैदा किया बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो झंडा लेके आगे निकला, और मैंने भी बड़े थोड़े अरसे में बहुत बड़ा काम करके दिखाया। मेरा इस मुल्क के ऊपर एहसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो फ़र्ज़ था मुझ पर, जो हक़ था इस मुल्क का, मैंने अदा कर दिया। मैंने बग़ैर काबीना के केयर टेकर इलेक्शंस करवाए। हालात बहुत बुरे थे। आप 2013 में जाके तो देखे, विदाउट कैबिनेट लोग परेशान थे कि इलेक्शन हम उसमें करते हैं, फेजेस में करते हैं। जी जी। मैंने कहा नहीं, एक फेज़ में करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि सारी अपोजिशन भी मुत्तफिक थी आपके नाम पे, सबके सब, और जो सब जो है आपके नाम पे मुत्तफिक पार्टियाँ। जी, मैं मतलब सब पार्टियों का क्या कहते हैं, चुना हुआ बंदा था एक तरह से। जी जी, सब ने आपको नामजद किया। जी जी। अच्छा सर, अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। ये बलूचिस्तान में हमेशा बलोचों की हुकूमत रही है, तो फिर भी एहसास महरूमी क्यों है वहाँ पे? क्यों ये समझा जाता है कि वो बड़े एहसास महरूमी का शिकार हैं? बहुत लंबा किस्सा है। आप वाली बात बिल्कुल सही है। 70 से जो हुकूमतें बन रही हैं, तो बलोच ही चीफ मिनिस्टर्स बन रहे हैं। सिवाय मेरे वालिद के, जो 2 बार चीफ मिनिस्टर बने, हम पश्तून हैं जी। हम पश्तून हैं। अच्छा। हमने वखरा काम करके दिखाया। हम सन ऑफ सॉइल हैं। हम बलोचों के भी हैं, बरावी के भी हैं, सिंधी के भी हैं, सब के हैं। तो हमने करके दिखाया। मेरे वालिद ने जो काम किया, किसी और ने करके नहीं दिखाया। फिर मैं उनके बाद मैं चीफ मिनिस्टर बना। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोसाइटी में आंखें ऊंची हैं। मैंने कोई अलग अलग नहीं खेला। मैं अपनी ज़ात को आगे नहीं रखा, मैंने मुल्क और बलूचिस्तान को आगे रखा। हालात बहुत बुरे थे, मैंने बहुत कुछ किया। एक बहुत लंबा किस्सा है नदीम भाई, अगर हम बैठेंगे तो आपको पूरी किताब एक लिखी जा सकती है। लेकिन बहरहाल ये है कि मैं जब आया, मैंने देखा कि करना क्या है। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर। मैं लॉ एंड ऑर्डर के पीछे पड़ गया। मिनिस्टर्स मैंने डिनाई कर दिए, बड़ा जोर लगा लोगों को, मैंने इनकार कर दिया। और उसके बाद आज मैं आपके सामने हूँ। मेरी आंखें ऊंची हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पाकिस्तान में छोटी सी पोस्ट पे आप आ जाएं जी, पता नहीं क्या करते हैं आप।
मैं तो रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर भी रहा हूँ, मेरा वालिद चीफ मिनिस्टर दो बार स्पीकर, पहले स्पीकर थे बाबा बलूचिस्तान असम्बली के। तो उसके बावजूद मेरी आंखें सोसाइटी में ऊंची हैं, न मैंने आपको प्रेशराइज किया, न इनको, न किसी और को। जो मुझ में था मैंने लोगों को दे दिया। इस हद तक कि एक जगह मैं मीटिंग के लिए गया हुआ था लोरलाई, वहाँ DIG मेरे पास मिलने के लिए आया एक साइड पे। उसने मुझे कहा कि सर, मुझे IG साहब ने कहा, मेरे साथ थे वो, कि आप यहाँ से जब आप हम वापस चले जाएंगे तो आप भी पैक करके खुशदार जाएं। तो मैंने कहा आप नहीं जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं सर, मैं यहाँ सेट हूँ। मैंने बुलाया IG को, मैंने कहा मुश्ताक बात सुने। वो आया, मैंने कहा इज नॉट गोइंग टू खुशदार, हिल स्टे। मैं नहीं जानता था उसको यार, मतलब मैं आप आए, मुझे काम का कहा, इंसान है, बस आपने रिक्वेस्ट की है, मैंने की। उसने फिर बाद में कुछ 2-2.5 साल बाद मुझे बताया कि आपका मुझ पर एहसान है। मैंने कहा मेरा कोई एहसान नहीं है, जो मैं काम कर सकता हूँ मैंने कर दिया। आप नहीं जाना चाहते थे, मैं जानता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मुझे पता है कि आप यहाँ काम कर सकते हैं तो यही काम करें, वहाँ काम नहीं कर सकते। तो किसी से भी उसका मैक्सिमम लेना जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि नदीम यहाँ पे कितना दे सकता है, वहाँ पे कितना नहीं दे सकता। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये एहसास महरूमी जो है, जो हम सुनते आ रहे हैं, अब वहाँ के हालात क्या हैं? वहाँ की गवर्नमेंट कुछ कर रही है लोगों के लिए या नहीं कर रही, बलोचियों के लिए, बलोचिस्तान के लिए? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो आपकी हिस्ट्री लेता है जी। हिस्ट्री लेने के बाद वो देखता है कि क्या क्या मसाइल हैं। आम डॉक्टर जो होता है देखता है सर में दर्द, गला खराब, दवाई दे दी। बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, अपना भी कर रही हैं, पराया भी कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन बराबर नहीं है। और बलूचिस्तान के जितने भी लीडर्स आए हैं उन्होंने अपने आप को खूब बनाया, बलोचों को पीछे छोड़ दिया जी। तो सर कोयटा में ज़्यादा दहशतगर्दी क्यों होती है? इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या मुहर्रकात हैं? बड़ा शहर है, लोग आते जाते हैं, अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस है, इंडियंस का इन्फ्लुएंस है। नहीं, राह का इस पर कितना हाथ है इंडिया से? ठीक ठाक हाथ है, इसमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अजीत डोभाल ने नहीं कहा जी, बात खत्म। मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, आप कह चुके हैं, आप सुन चुके हैं, तो उनका पूरे का पूरा हाथ है। लेकिन सर वहाँ के लोग क्यों उनके आलाकार बनते हैं? यानी कि वो पैसा ज़्यादा देते हैं या क्या करते हैं? क्या उनका आप भी तो CM रहे हैं ना, आपको तो बिल्कुल पैसा बहुत है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो जॉइंट वेंचर जो होते हैं, बिजनेसेस साल के साल मिले हुए हैं। वरना पश्तून तो जाहिर है हमारा स्ट्रेच है, अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक हम पश्तून हैं जी, ठीक है ना जी। तो असल में ये कि बिजनेस का मसला है, पैसे का मसला है, पैसा हर एक को चाहिए जी। तो आप सर अब अंदरूनी मामलात की तरफ आते हैं कि आप CM भी रहे हैं, तो वहाँ पे एक तासुब पाया जाता है ये पंजाबियों के बारे में या बाकी लोग जो हैं उनके बारे में, पश्तूनों के बारे में भी किसी हद तक, कि ये ठीक लोग नहीं है, ये जो है पाकिस्तान पे काबिज हैं, वहाँ में अलहदा एक जो है मुल्क बनना चाहिए, कुछ इस तरह की हवा भी उड़ती है वहाँ पे कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए। वो तो नहीं बन सकता, सीधी बात है जी। लेकिन मैंने नवाज शरीफ को कहा था 2013 में जी, मैंने कहा देखें कि पंजाब को गाली पड़ती है, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी फौज, नहीं पंजाबी की नफरत क्यों है उनमें? मैं बता रहा हूँ आप पूरी चीज़ को आप सुनेंगे तो मैंने कहा आपको खामखा गाली पड़ती है, इसलिए कि आप 62% आप हैं, सबसे बड़ा सूबा आपकी तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट भी आपकी है, सब कुछ आपकी है। तो अब तीसरी बारी आप आ रहे हैं तो पंजाब के ऊपर ये धब्बा ख़त्म कर दें। आप पंजाबी लीडर हैं, आपकी 62% फॉलोइंग है एस्टेब्लिशमेंट में, फ़ौज में, सब में, तो आप आराम से खूबसूरती के साथ अच्छे फिजिशियन की तरह मर्ज का इलाज कर दें, अपने आप को छोड़ दें। 2 बार वज़ीर आज़म, 2 बार वज़ीर आला, भाई आपके 3 बार, तो आप खिदमत करें और पंजाब के ऊपर ये धब्बा धो दें। पंजाबी इस्तेमाल ना कहा जाए, पंजाबी फौज ना कहा जाए इसको, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अपनी ज़ात को छोड़ दें, अपनी हैसियत से उठ जाएं और पाकिस्तान की खिदमत आप कर सकते हैं। तीसरी बारी अगर आपने किया तो आप तारीख बन जाएंगे और बहुत बड़ा नाम होगा आपके ख़ानदान का। लेकिन वो बदबख्त इंसान, मेरी बात उसने मानी नहीं जी। तो अब जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ पे, उससे आप सूबाई हुकूमत है, उससे आप मुतमईन हैं वो ठीक काम कर रही?
वही तरीका पुराना जी, ट्रांसफर्स हैं, पोस्टिंग्स हैं, मिनिस्टर का प्रेशर, आपका प्रेशर, पैसे का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, वहाँ का प्रेशर, बस ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, इस पे किस्सा चल रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई पॉजिटिव मूव इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा जी। और नवाब अकबर बुगटी साहब की बात करते हैं, उनका क्या किरदार रहा है वहाँ पे, और उनको क्यों उनका मर्डर, वो जो हुआ था वाकया, वो ठीक हुआ था या नहीं? नहीं, वाकया तो ठीक नहीं है जी, लेकिन नवाब साहब खुद चाहते थे इस तरह से। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा ज़ाती मसला है, बाकी पार्टियाँ उनके साथ नहीं ठहरी। डेरा मुफ्ती का सुई का मसला था, पैसों का मसला था, उसके बाद मामला ख़राब हो गए। है तो ठीक नहीं, लेकिन नवाब साहब क्योंकि बीमार भी थे, उनकी एक्सपेक्टेंसी भी लाइफ की कम थी, तो उनको ये रास्ता अच्छा लगा। और ये रास्ता वाकई अच्छा इसलिए हुआ कि उनका कोई अच्छा नाम नहीं था पॉलिटिकली पीछे पहले। अब इसके बाद फिर ये कि अब उनको शहीद का नाम देके हर कोई उनके गिर्द जो है ना अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ। वो खुद शहीद होना चाहते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस जी। तो उसके पीछे वजह क्या थी, मुहर्रकात क्या थे उनकी, जो उनका जो कबीला है अब उसकी क्या सूरत हाल है, अब उनकी जगह पे कौन? तितर है जी, खानदान के अंदर भी बराबर नहीं है एक दूसरे के साथ। ठीक है, कबीले में काफ़ी ज़्यादा है, अब हालात बहुत ही ज़्यादा बदल गए हैं जी। हर कोई कहता है मुझे मिले, मैं वैल्यूएड हो जाऊँ, तो तितर है। ख़ानदान के अंदर भी अपने इख्तलाफात भी हैं। आप देख लीजिए शाहजेब नवाबजादा को उन्होंने, इमरान ने वो लगा दिया, एडवाइज़र लगाया कि बातचीत करेगा, वो ऐश कर रहा है, घूमता फिर रहा है, कर कुछ नहीं सका। मैंने पहले से दिन से कहा था कि ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये आप चूँकि आपका गहरी नज़र है इस पर, सी पैक मनसूबा क्यों इल्तफा का शिकार है, ये इतनी सुस्त रवि से क्यों चला? कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने की, ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। नहीं, अंदरूनी कुछ अनासर हैं या बैरूनी? अंदरूनी भी हैं जी, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कहते हैं हमारा ब्रांड है, आपका ब्रांड नहीं है। सीपेक गवादर है, गवादर बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है ना जी। इन्होंने ब्रांड कर दिया कि हम शहबाज स्पीड कहते हैं ना जी, शहबाज स्पीड क्या है मुझे पता है। सीपेक के पैसों से ऑरेंज ट्रेन क्यों बनाई इन्होंने, हमको ट्रेन दे देते पूरी, ठीक है ना। तो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं है। ये घूमते घूमते ठीक ये चल जाएगा, ये किसी भी तरह से चल जाएगा। हर कोई कहता है कि मेरा इसमें हाथ है, मैं करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो पर्ची पर भी नहीं पढ़ सकता सही, वो कहता है कि मैं विजनरी लीडर हूँ। तो इस वजह से इसकी उम्र हर सियासत की भेंट चढ़ा हुआ है ना अभी, तो चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सुलह मैंने चाइनीज से कई बात की, मैंने कहा आप लोग लगे रहे, काम करते रहे। तो ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी ठप हो गया जी हाँ। ये इसके पीछे सर आप किसको समझते हैं जिम्मेदार, क्यों, क्या वजह हो सकती है? स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं अंदर बैठे हुए ना। आप नहीं चाहते, मुझे किसी ने खरीद लिया, मैं आपके साथ मिलकर बैठ गया, भाई नदीम ये काम नहीं करना, बस फाइल को दबा के रखें, बस फाइलें दब जाती हैं, अपनी मर्जी पे खुल जाती हैं। तो ये ब्यूरोक्रेटिक, टिपिकल पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक क्या कहते हैं एटीट्यूड है। तो एज ए सीएम आप भी बड़े प्रेशर पे रहे होंगे, आप किस तरह उसको सरवाइव किया आपने, कैसे आपने, क्योंकि उधर तो बहुत प्रेशर है चारों तरफ से? अल्लाह की मेहरबानी थी, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था। अल्लाह की मेहरबानी, मैंने इतना क्लियर काम किया, मैंने इतनी क्लियर बातें की कि मैंने आपसे अर्ज किया ना पहले कि मुझे खुद कहा गया कि 3 फेज़ में इलेक्शन करवाते हैं। मैंने कहा 1 फेज़ में इलेक्शन करवाऊंगा, फिक्र मत करें। और मैंने 1 फेज़ में करवा के दिखाए, जैसे भी थे जी। कई लोग एरिया था वहाँ वोट कम पड़े, हो जाता है ना ऐसे जी। लेकिन एक इलेक्शन हो गए, मेरी आंखें ऊंची हैं। जो इलेक्शन के लिए डरे हुए थे लोग, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनको मैंने कहा, लेकिन आर्मी ऑपरेशन नहीं था, FC ऑपरेशन नहीं था मेरे दौर में, लेकिन मैंने जब मीटिंग की उनको कहा कि आप ले जाओगे सामान, ले जाओगे इलेक्शन का, कहीं से फायर आ गया तो सामान फेंक दो, इलेक्शन भूल जाओ, पढ़ जाओ उनको पढ़ जाओ जो गोलियां मार रहे हैं आपको, और वापसी में भी ऐसे करना, इलेक्शन की परवाह मत करना। तो मेरा विजन क्लियर था, उन लोगों ने मेरे विजन पे चले और मामला तय हो गए, सही चले जी। मैंने जैसे पहले कहा, मेरी आंखें ऊंची हैं
और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लूटा भी नहीं है इस मुल्क को, प्लंडर भी नहीं किया है, मांगा भी नहीं है इस मुल्क से। इस मुल्क का मुझ पे एक टका भी हराम है। जायज़ काम भी मेरा अगर कि मैंने करवाया है, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहा हूँ। कौन कौन से सर काम करवाए आपने अपने दौर में, क्या क्या किया? बहुत सारे काम करवाए जी, बहुत सारे काम करवाए। अभी मैं क्या क्या बताऊँ आपको। ज़लज़ला जब आया माशकेल में जी, वहाँ मैं गया, वहाँ के रोड के लिए मैंने पैसे दिए। वहाँ पे वो बिजली जो थी ईरान से आती थी, वो एक दफ़ा SDO चला गया वहाँ, उसको पकड़ लिया ईरान गवर्नमेंट ने। 8-9 घंटे लगे, वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए उसको रिहा करवाया गया। तो मैं जब गया, मुझे कहा, मैंने कहा वजह, कहते सर स्विच रूम जो है बॉर्डर के उस तरफ है। तो मैंने कहा स्विच रूम यहाँ लाओ ना। कहते सर पैसे लगते हैं। कितने? 10 लाख रुपए। अंदाज़ा करें जी, 10 लाख रुपए इतने अरसा उन्होंने नहीं दिया। मैंने भाई अपने PSO से कहा कि 10 लाख रुपए इनके लिए कल ही शिफ्ट करवा दो, ठीक। तो मैंने ये काम करवाया, और भी बहुत सारे इलेक्शन से ऐसे बहुत बड़ा काम था। लॉ एंड ऑर्डर मैंने बहुत ठीक कर दिया। मैंने अपना सीक्रेट फंड सारे के सारा पुलिस को, GSM लोकेटर, गाड़ियाँ, ये वो लेके दिया अपनी जेब से। मैं वो पैसे खा सकता था, मैं डिफेंस में 20-25 करोड़ का एक बंगला खरीद सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं जी, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे हमजुल्फ का घर है, बिल्कुल सादगी, ठीक है ना जी। तो ये काम थे जो मैंने करवाए। और लॉ एंड ऑर्डर को अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे GSM लोकेटर ने काम दिया, शायद किसी ने काम दिया। अच्छा सर, हमने देखा भी सोशल मीडिया पे आती रहती हैं चीज़ें, वहाँ पे 2 तबके हैं, एक पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ है और एक आर्मी के हक़ में है। हमने ये वीडियोस में भी देखा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे भी लगते देखे वहाँ पे। अब क्या सिचुएशन है सर? आप उस बलूचिस्तान, पुराने वाले बलूचिस्तान में और अब वाले बलूचिस्तान में क्या फ़र्क देख रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, मैंने पहले आपसे कहा, पॉलिटिकल जी, दोनों साइड पे लोग खेल रहे हैं। दोनों साइड पे लोग खेल रहे हैं। जो आर्मी के साथ है ना, वो भी अपने मकसद के लिए हैं। वो नीयत उनकी साफ़ नहीं है। उनकी नीयत साफ़ होगी तो आर्मी वाले भी ठीक ठाक काम कर सकेंगे। आर्मी पे बड़ा प्रेशर है, आर्मी अपना भी काम कर रही है, दूसरों का भी काम कर रही है, जो कि डुप्लीकेशन ठीक नहीं होती किसी भी काम। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अभी भी हालात वैसे ही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जो पहले से चलते आ रहे हैं, ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही हालात, ऐसे ही चलते आ रहे हैं। सही, ठीक है। तो सर आप उधर के जो अब वज़ीर आला हैं, अब जो बने हैं, अब जो मुंतखब हुए हैं, उनके बारे में सर बताएं कि वो, उनको क्या करना चाहिए हालात को मज़ीद बेहतर करने के लिए, इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए। वहाँ पे कबाइल में आपस में बड़े झगड़े हैं, लड़ाइयाँ भी हैं, तो वो आप कोई जिरगा वहाँ पे बनाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? करना तो यही चाहिए, लेकिन वो अपनी ज़ात में मगन है जी, वो बाहर नहीं निकलते जी। वो पार्टी के अंदर मिनिस्टर्स के साथ ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, ये वो इसके ऊपर फंसे हुए वो सारे के सारे, और एबिलिटी इतनी नहीं है। फौज का सर सियासत में कितना किरदार है इस वक्त? तो है ना जी, इस वक्त तो ज़ाहिर है, तो उनका साझा तो है जी, इनकी आपस में इंटरेक्शन तो है, लेकिन ये कि अगर उनको डायरेक्ट कर जाए, वो समझते हैं बात को, उनको कोई समझा सके। जी जी या सही। तो अब सर ये जो इंडिया और पाकिस्तान के हालात को आप किस नज़र से देखते हैं? ये जू के तू ही रहेंगे, और कश्मीर भी हमसे जा चुका है, वो कब्ज़ा करके अपने, उन्होंने एक लॉ पास करके अपने पास ले गए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, कश्मीर को तो हमने खुद ही अपने इस तरह से ख़राब कर दिया। हमारी शहरक कहते हैं ना जी जी, मैं कहता हूँ ये हमारी दुखती रह गया। शहरक तो है लेकिन कंटिन्यूसली दुखती हुई रह गया, तो हमने उसको खुद बनाया। ये हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, यू नेवर नो। आवाम है, पब्लिक है, अगर पब्लिक चाहेगी कुछ भी हो सकता है। ये कि हम पर उनकी लिप सर्विस तो ये सर किसकी नेग्लिजेंसी आप समझते हैं? ये जो उन्होंने लॉ पास करके इसको कर लिया है, तो आप किसकी कमज़ोरी समझते हैं? सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है सीरियसली इस पर नहीं आ सकी जी, इस वजह से मामला थोड़ा ख़राब हो गया। दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ एक साथ नहीं होती, या दोस्त बने या दुश्मन बने, या अगर दोस्त हैं तो दुश्मनी ज़्यादा मत करें, दुश्मनी ज़्यादा नहीं है तो दोस्ती बराबर करें। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए किसी भी क्या कहते हैं इख्तियार में, किसी भी ताल्लुक़ में जी। तो आप समझते हैं कि कश्मीर हम उसको वापस उसका हक दिला सकते हैं या दिला सकेंगे? कभी न कभी,
कभी ना कभी तो सारा बरसों से कहते ही आ रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन, कोई वाज़ह सोल्यूशन या नेक नीयत ही नहीं है इसमें, या क्या वजह? नेक नीयती तो नहीं है, सीधी बात है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जैसे लोग रहे हैं आपके सामने जी, ठीक है ना। तो मुझे याद है अकबर खान बुगटी ने कहा था कि ये कश्मीरी है नवाज शरीफ, अगर इसके दौर में कश्मीर को फ़ायदा नहीं मिला तो लानत है इस पर। ये मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन मुशर्रफ ने तो कहा था कि जी हम तो करीब करीब पहुंच गए थे। हो चुका है, हो सकता है जी, हो सकता है कोई ना कोई बात हो चुकी हो, लेकिन बहरहाल ये है कि अभी भी बहुत सारा मैदान रहता है जिसको हमने पार करना चाहिए। जी सही। अच्छा सर, ये बताएं, ये इमरान खान की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? ये पिछले 3-4 साल में जो उन्होंने काम किए हैं उनसे? जब वो आ रहे थे हम समझ रहे थे कि शायद काम हो जाए जी। 18 अगस्त को इन्होंने हल्फ उठाया, 18 अगस्त 2018 को 2018 को ही 27 अगस्त को मैंने फेसबुक पे लगाया कि सलीका नज़र नहीं आ रहा इमरान खान, कौम और मुल्क को आपसे बहुत तवक्कुआत हैं। 7 दिन के अंदर मुझे सलीका नज़र नहीं आया, बस बात खत्म। यही मेरी बात है और ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मुझे 7 दिन में सलीका नज़र नहीं आया। इनको 3 सालों में भी सलीके की तो बात ही नहीं, सलीका कोई है जी, बद सलीका हुकूमत है। बाकी ठीक है, महंगाई है इतनी बढ़ गई है, उस पर सर आप क्या कहेंगे? ये महंगाई IMF है, बस फंस गए हम जी, चुंगल में फंस गए हैं जी। हम चुंगल में फंस गए, हम कर सकते थे, हम गलत गए। हुकूमत आते ही भैंसें बेची गई, गाड़ियाँ बेची गई, गवर्नर उसकी दीवारें तोड़ना शुरू कर दी। ये क्या ड्रामा था जी? ये गवर्नेंस है? भैंसे हो प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या फ़र्क पड़ता है? दूध आपको ओरिजिनल तो मिलेगा, ठीक है ना जी। तो ये बड़ा मतलब आप देखिए बदसलीकी की बहुत बड़ी मिसाल है जी। ये सर 2018 में जो इंतखाबात हुए हैं वो आप क्या समझते हैं, शफाफ थे? ठीक थे नहीं, ठीक शफाफ। इलेक्शन पाकिस्तान में हमेशा गड़बड़ होती है, उस्तादी होती है उसमें, ठीक है जी। मैं जुडिशल कमीशन में पेश हुआ था, मैंने कहा था कि 2013 के इलेक्शंस के बारे में कि अभी जो बैठा हुआ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में बंदा बैठा है, अगर 2018 में भी वही चीज इलेक्शन सेक्रेटरी था तो मेरे 3 बड़ी सवालिया निशान हैं इलेक्शंस के ऊपर 2018 के। बात खत्म। 2013 में मैंने कहा। सही। हज़ारा बरादरी के बारे में सर बताएं, वो क्यों इतनी खफा है? खफा तो नहीं है, मार हमेशा खाते रहते हैं वो, इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं आगे पीछे, उनको मार भी काफ़ी पड़ी है बेचारों को, उनके काफ़ी लोग मारे गए हैं तो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस साथ चल रहे हैं वो। एक सियासत है पाकिस्तान की, फिर बलूचिस्तान की, हर कोई अपना साझा ले रहा है इसमें से। पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक जो है सर, वो बलूचिस्तान से उठ के इंग्लैंड में चली गई, लंदन में भी जाके शोर मचाया गया, वहाँ पे भी बैनर्स लगाए गए। तो ये कौन लोग हैं, आप क्या समझते हैं, ये किन की पैरोल पे हैं या किस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं? ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, आपको बताया ना, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका चाहता है, बाकी मुल्क भी चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान को पैरालाइज करें, थोड़े जो कुछ भी करें, लेकिन बलूचिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता। ये बता दूं आपको, बलूचिस्तान टुकड़ों में बटी हुई सरजमीन है, सबकी है, एक घर वाले भी आपस में नहीं बनते। नहीं, आपने सर कहा है कि बलूचिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता जी, तो वो आज़ाद यानी कि अलहदा नहीं हो सकता या आज़ाद नहीं हो सकता? आज़ाद मतलब कि कुछ और होता है सर, कि जैसे कोई काबज़ हुआ हुआ उस पर ज़बरदस्ती। अलहदा और आज़ाद की बात एक ही चीज़ है जी, नहीं रह सकता। बस मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बलूचिस्तान टुकड़ों में बटी हुई सरजमीन है, आपकी भी है, मेरी भी है जी। एक ख़ानदान के लोग आपस में नहीं बनते, आपस में नहीं मिलते। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया है इस हालत में, तबीयत ख़राब में भी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्त रखे, और आप जो है हमारे मुल्क का असासा हैं। आपसे बहुत कुछ हमने सीखा भी, आप मशवरे अपने लोगों को दिया करें अपने तजर्बात से, ताकि बलूचिस्तान में कुछ हालात में बेहतरी आ सके। तो आपने जिस दौर में आप रहे हैं उस दौर में भी आपने अपने तौर पर कोशिश तो की होगी, लेकिन आपके जाने के बाद फिर यकीनन हालात वैसे ही हो गए ना, ठीक करके दिया जी, इंतजाम बराबर किया, लेकिन बद इंतजामी फिर आ गई। हाँ, वो फिर वैसे के वैसे ही हो गए। जी ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बत बड़ी मेहरबानी, बहुत खुशी हुई सर आपसे, थैंक यू।